हेलो दोस्तों, today's will be discuss our new topic. The topic name is unit and dimension. दोस्तों, ये क्लास 11th का हमारा पहला चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट यूनिट आप इसको बोल सकते हो। तो शुरुआत कर रहे हैं हम, क्योंकि बेसिकली जो मैथमेटिकल टूल था जिसको हम बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वेक्टर है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। क्योंकि जहाँ भी पूरी फिजिक्स में डायरेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे वेक्टर के बारे में पता होना आपको ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको पहले ही बता दिया है। तो बेसिक मैथमेटिक्स प्लस वेक्टर का जो कंटेंट है, टॉपिक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं शुरू कर रहा हूँ हमारा जो चैप्टर है, या यूनिट बोल दो आप। आवर फर्स्ट यूनिट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन, और वी कैन से यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों, जो बच्चे 10th में से अभी 11th में प्रमोट हुए हैं उनको बड़े स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि 10th में तो सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड था नहीं। अब 11th में क्या होगा, अब एक एक बुक, इतनी मोटी मोटी बुक है, इतना डीप कंटेंट है। तो मैं चाहता हूँ जैसी भी फैसिलिटी आपको मिल रही है टाइम टू टाइम, आप प्लीज़ उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। और इतनी पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड का दौर है, और ख़ासकर जो एजुकेशन है वो तो बिल्कुल आपको पता है, आप तो स्टूडेंट हो, पिछले 1 साल से आपके ऊपर क्या बीत रही है। तो प्लीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फैसिलिटी आपको मिल रही है, ऑनलाइन मोड है या यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ रहे हो या मेरे चैनल से भी आप पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ अपने साथ जो भी कंसेप्ट आप पढ़ने बैठो उसको अच्छे से क्लियर करो आप, क्योंकि 11th के बच्चों को ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब आप 12th में चले जाओगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी न्यू नहीं लगेंगी, लेकिन आप 10th से 11th में आए हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं, सारी की सारी। तो दिक्कत ना आए, इसलिए मैं एक एक टॉपिक को बड़े ही आराम से और ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी तो कर दो, ठीक है, क्योंकि और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हो, फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो टॉपिक शुरू करता हूँ मैं आपके सामने, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, और एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे कोलीग हैं अजमेर सर, जो बायोलॉजी मेंटोर हैं, और उनका अपना एक चैनल है द गंगा ट्यूटोरियल के नाम से। द गंगा ट्यूटोरियल के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। जिन बच्चों को बायोलॉजी में अच्छी तैयारी करनी है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर है, नियर अबाउट 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, और आकाश की एक्स फैकल्टी वो रह चुके हैं। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों को बायोलॉजी में पढ़ना है, मैं 11th वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, या 12th वाले बच्चे जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी बायोलॉजी का पढ़ना है तो प्लीज़ वो उस चैनल पे जाके विजिट करें। वहाँ पे जो भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से आपका जो भी लेसन प्लान है, जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, आप वहाँ पे जाके, फिजिक्स आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, और बायोलॉजी आप द गंगा ट्यूटोरियल जो चैनल है वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बार जाके ट्राई करके उसको यूट्यूब पे सर्च करो, द गंगा ट्यूटोरियल, आपको मिल जाएगा, और फिर वहाँ से आप अपनी बायोलॉजी की जो तैयारी है उसको और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। और फिज़िक्स में मैं आपके साथ हूँ, जो भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हमारा सबसे पहला कंटेंट आता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इस नेचर में काउंटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं आपको बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में, सबसे पहले अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको बताया जाता है। मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, तो फिजिकल क्वांटिटी 2 पैरामीटर कंटेन करती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आएगी साइज ऑफ यूनिट। ये बात आपको याद रखनी है। ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है जो 2 पैरामीटर को कंटेन करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट। इसको बोलते हैं Q इक्वल टू, इसको बोलेंगे N न्यूमेरिकल वैल्यू और U होती है यूनिट। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊं, मेरी बात को फील करना अच्छे से। मान लिया मैंने बोल दिया लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी। कितनी गिवन कर दी? 10 सेंटीमीटर। अब 10 कौन है इसकी? न्यूमेरिकल वैल्यू। U कौन है इसकी? यूनिट। और लेंथ कौन है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके। एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर मैं इसको लिख सकता हूँ 100 मिलीमीटर। अब है तो लेंथ जो 10 सेंटीमीटर गिवन था उसको मैंने लिख दिया 100 mm। क्या ये अब लेंथ ही है या कुछ और हो गई? मैंने उसकी यूनिट को चेंज कर दिया। उसकी यूनिट पहले क्या थी? सेंटीमीटर, अब क्या हो गई? mm। अगर मैं उसकी यूनिट को चेंज करता हूँ ना, तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है कि वो भी चेंज हो गई? जब यूनिट को चेंज करेंगे ना दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करती, वो हमेशा सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो कौन चेंज करेगा? चेंज अगर आपने U को चेंज किया है ना, तो आपका N को चेंज होना ही पड़ेगा। कैसे होगा? देखो ध्यान से। अब ये इसका N आ गया और ये इसकी U आ गई। अब एक बात बताओ, U को मैंने घटाया कि बढ़ाया है? मतलब mm बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? सर सेंटीमीटर बड़ा है। तो दोस्तों अगर ये 10 सेंटीमीटर था और इसको मैंने लिख दिया 100 mm, तो बताओ अगर मेरा U है जो U की वैल्यू डिक्रीज कर गई, तो N की वैल्यू को ध्यान से देखो आप। 10 से कितनी हो गई? 100। तो मेरा N इंक्रीज हो गया। तो ये घटेगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा, सच दैट द फिजिकल क्वांटिटी केप्ट कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जो Q इक्वल टू NU लिखा हुआ है ना आपके सामने, Q इक्वल टू जो NU लिखा हुआ है, अब ये तो कांस्टेंट हो गई ना दोस्तों, तो इसका मतलब N क्या हो जाएगा? इन्वर्सली विद U, या U क्या हो जाएगा? इन्वर्सली विद N। ये आ जाएगा। जब हम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी साइज ऑफ यूनिट में चेंज आ जाएगा। वो कैसे चेंज आएगा? वो इन्वर्सली वेरी करेंगी। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं तो ग्राफ क्या बन जाएगा इसका? N और U के लिए, अरे बोलो दोस्तों, ये हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा। ये है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बोलो दोस्तों। अपनी स्क्रीन को पॉज करो एक बार। ओके दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? वो होता है NU के बराबर। और आप कितनी भी यूनिट चेंज कर लो, फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ N1U1, N2U2, N3U3 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, सर फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे डिफाइन करना पड़ जाए तो हाउ वी कैन डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी
अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की आपको डेफिनेशन बताऊं ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी measured directly and directly in terms of which laws of physics can be expressed। ये डेफिनेशन होती है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी की। वो सभी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करें, इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। हमारे जो फिजिक्स के लॉ हैं वो डिफाइन होने ज़रूरी हैं, उनको फॉलो होना ज़रूरी है, ये आ जाएगी। अगर मैं टाइप की बात करता हूँ आपसे, तो अगर मैं टाइप की बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो दोस्तों टाइप में बेसिकली इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है बेसिकली। फर्स्ट आती है फंडामेंटल। पहली कौन सी आएगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और द लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब जितनी भी मैंने बोला ना कि फिजिकल क्वांटिटी होती है काउंटलेस, अब उनको याद कैसे करोगे आप? तो आपको केवल ये और ये याद करनी है बस, बाकी ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी अपने आप। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल की अगर मैं बात करता हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब होता है जो अपने आप में खुद, जो खुद अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं, जो अपने आप में ही पाई जाती हैं, जिनको हम अदर क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते, जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। दोज क्वांटिटीज़ विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, और वी कैन से ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी कि वो सारे की सारी क्वांटिटी जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से, वो सारी की सारी क्वांटिटी कैसी हो जाएंगी? वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज विच कैन नेवर बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, तो इसमें सबसे पहला आएगा, मान लो लेंथ। लेंथ है, मास है, टाइम है। ये टोटली बेसिकली 7 होती है दोस्तों। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर है, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों 7। ओके, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। ओके, और जो यूनिट
इन क्वांटिटीज़ को बताने में यूज़ होगी ना, उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में आपको। ये है दोस्तों, इनको याद कर लियो अच्छे से। ओके, अब मैं बात करता हूँ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड, ये मान लो फर्स्ट था मेरा फंडामेंटल वाला, तो सेकंड आ जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके नाम से ही पता लग रहा है। डिराइव्ड का मतलब इनको तो सोल्व करके डिराइव किया जाता है। इसका मतलब वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव की जाती हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यस, वो सारी क्वांटिटी जो किसकी हेल्प से बताई जाएंगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से। ठीक है, और कैसे यूज़ करोगे आप? बाय यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये दो ऑपरेशन यूज़ करूँगा मैं फंडामेंटल क्वांटिटी पे, तब जाके मेरी कौन सी क्वांटिटी बनेगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यस, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में मैं बात करता हूँ एरिया के बारे में। अब एरिया क्या होता है? एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिल्कुल सही बात है। अब लेंथ क्या है? ये तो फंडामेंटल आ गई लेंथ। तो दोस्तों ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है, तो मैं इसको लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर दिया? मल्टीप्लिकेशन। किस पे? फंडामेंटल पे। अगर मैं बात करता हूँ स्पीड के बारे में, स्पीड किसके इक्वल होता है? हम अच्छी तरह जानते हैं स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस तो दोस्तों लेंथ ही होता है ना, तो ये तो लेंथ आ जाएगी। और टाइम, ये टाइम है। तो बताओ, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। अब यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेशन लगा दिया? डिवीज़न। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत सारी हो सकती हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास तो फंडामेंटल है ही। अब वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं? L इंटू बी इंटू एच। अब देखो मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो तीनों लेंथ आ जाएंगी। तो इसको लिखूंगा मैं मास बाय लेंथ का क्यूब। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर दिया और डिवीज़न भी यूज़ कर दिया। दोस्तों क्लियर है ना मेरी बात है? तो इनको बोलते हैं, और भी बहुत सारी बनेंगी। वेलोसिटी है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, वर्क डन है, पावर है, प्रेशर है, बहुत सारी एटसेट्रा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जो डिराइव्ड होंगी, लेकिन उनको बताया जाएगा किसकी हेल्प से? फंडामेंटल की हेल्प से। क्या तुम्हें क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया? ओके, अब उसके बाद आती है दोस्तों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। द थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री। अगर बताया जाए तो ये फंडामेंटल का ही एक पार्ट है। सप्लीमेंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये बेसिकली दो होती हैं दोस्तों। ये दो होती हैं, एक होते हैं प्लेन एंगल, एक तो होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल दो होती हैं दोस्तों, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से बताते हैं, सॉलिड एंगल को ऐसे 10th क्लास में ओम लो जो पढ़ा था ना, ओम का सिंबल था ये, इसको यहाँ पे ओमेगा वर्ड यूज़ करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, ये 2D के अंदर डिफाइन होता है, 2 डायमेंशन प्लेन में, और ये 3D के अंदर डिफाइन होगा। ये है दोस्तों सर प्लेन एंगल के बारे में। अब मैंने इनके बारे में बताया तो मैं इनके बारे में भी आपको एक बार बता देता हूँ। अगर मैं प्लेन एंगल की बात करता हूँ, प्लेन एंगल की अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ थीटा की, तो इसको बताया जाता है आर्क रूल से। आर्क रूल से। सर ये क्या होता है? तो
तो आर्क रूल दोस्तों, ये मान लो मेरे पास कोई आर्क है, इसकी लेंथ L है और आर्क सेंटर है यहाँ पे, रेडियस मान लो R है, इसने यहाँ पे एंगल बना दिया थीटा। तो थीटा एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये फार्मूला है दोस्तों, इसको याद कर लेना आप। एंगल इक्वल टू होगा आर्क लेंथ बाई रेडियस, यह आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और अगर मैं इसको पूरा कर दूं कंप्लीट, तो पूरे में बताओ मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर मैं फुल सर्कल की बात करता हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर। तो इसका मतलब तब मेरा एंगल कितना होगा? सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल होता है? 2 पाई का होता है ना, 2 पाई रेडियन का या 360 डिग्री का, वो ऐसे आता है दोस्तों। लेंथ क्या लिखूँ? पूरे की लेंथ कितनी लिखूँ? 2 पाई आर। रेडियस कितनी है? आर। आर ने आर को मार दिया, थीटा किसके इक्वल आ गया? 2 पाई रेडियन। रेडियन इसकी यूनिट होगी। जब मैं आपको यूनिट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है? यह आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। ये 2D प्लेन में बताया जाता है। अब एक आता है स्टेरेडियन। कौन सा आता है दोस्तों? स्टेरेडियन। ये 3D के लिए बताया जाएगा, स्टेरेडियन। सर ये क्या होता है, ये भी बता दीजिए हमें। तो एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं ओमेगा से। ये 3D में बताया जाता है दोस्तों। सर ये कैसे होगा? मान लो मेरे पास ये कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है मेरे पास, और ये स्फीयर का सेंटर है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से एक सरफेस एलिमेंट ऐसे कट कर लिया दोस्तों। इसको कट कर लिया, देखो मैंने इसको कट कर लिया मैंने, इस वाले को 3D एलिमेंट में। इसको अगर मैं इसको अलग निकाल के दिखाऊं आपको, द सिचुएशन इज, थोड़ा जूम कर दिया मैंने इसको, देखो आपको बताने के लिए। ये मैंने ऐसे इसमें से एक बाउल कट कर लिया और ये इसको यहाँ से मिला दिया ऐसे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना दोस्तों, अब ये मैंने क्या किया, मैंने लेंथ कट की है कि कोई एरिया कट किया है? ये तो मैंने एरिया कट किया है, एरिया। और रेडियस कितनी है? आर। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी कि ये जो यहाँ ऐसे जो यहाँ जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये एंगल क्या कहलाएगा? इस एंगल को बोलेंगे सॉलिड एंगल। सर ये किसके इक्वल होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉलिड एंगल इक्वल टू होगा एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। अब ये मैंने स्फीयर लिया था ना आपके सामने, मैंने क्या लिया था दोस्तों? ये स्फीयर। अगर मैं इस पूरे का एरिया ले लूँ, अगर मैं पूरे का ही एरिया ले लूँ, तो आपको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं फुल की बात करता हूँ तो यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, कितना आ जाएगा? 4 पाई। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये मैं यूनिट का जब टॉपिक आपको बताऊंगा तब मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। ये होता है स्टेरेडियन। तो बताओ स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल होता है? सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन। और सर्कल के सेंटर पे कितना होता है? 2 पाई स्टेरेडियन। और इनके बीच में मैं आपको रिलेशन बता चुका हूँ। आपको पता है ना पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? मैथमेटिकल टूल में बता चुका हूँ दोस्तों मैं। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? ये रहा, इधर देख लो आप, इसमें इसी में बता देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए आपको। इसको भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा इसको लेंथी बना के बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। उधर देखो थीटा किसके इक्वल है? थीटा इक्वल टू आ गया L बाई आर, ठीक है। अब ये होता है डिग्री में, ये डिग्री में होता है। अब जब मैंने पूरे सर्कल की बात की तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल आ गई? 2 पाई आर बाई आर, ये कट जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल आ गया? थीटा इक्वल आ गया 2 पाई रेडियन के बराबर। थीटा किसके इक्वल आ गया? 2 पाई रेडियन के बराबर। रेडियन इज द एसआई यूनिट, ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। अब बताओ ये पूरे एंगल पूरे में कितना हो गया? ये तो 360 डिग्री हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और यहाँ से काट दूंगा इसको,
तो पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। अब यहाँ से 1 रेडियन अगर लिखूँगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई। और अगर मुझे 1 डिग्री लिखना पड़ जाए तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। ये रिलेशन आपको दोस्तों याद होना चाहिए, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये था भाई हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं बता दिया ना मैंने आपको। डिराइव्ड कौन सी होंगी, जिनको डिराइव किया जाएगा किसकी हेल्प से, फंडामेंटल की हेल्प से। और उसके बाद 2 अलग होती हैं सप्लीमेंट्री, एक तो प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। कैसे कैसे होंगे मैं आपको बता चुका हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? यूनिट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा। ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बेसिक पार्ट था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक रहेगा। कल से अपना चैनल है, बिल्कुल कल से जो क्लास है वो फुल आधे घंटे की या 40 मिनट की जो भी होगी वही आपको मिलेगी। ओके, तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच।